इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही अपनी बातों को कहते हुए आदरणीय रणवीर नंदन जी ने एक बात बहुत प्रमुखता के साथ कही कि आज भी देश की आत्मा गांवों में बसती है। बिहार में तो अधिकांश लोगों की जो आत्मा है वो गांवों में ही बसती है। तो लाइन उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि सुना है उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, सुना है उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, मगर आंगन दिखाने के लिए आज भी बच्चों को वो गांव लाता है। आंगन देखने के लिए आज भी लोग अपने गांव ही जाते हैं। तो हमारी आत्मा निश्चित रूप से गांव में ही बसती है और गांव आधारित विकास का मॉडल आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे कार्यकाल में लोगों को दिखाया है। और गांव केंद्रित विकास कैसे हो ये हमेशा से ही आदरणीय नेता की प्राथमिकता में रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स विस्तार से आप सबके सामने आदरणीय रणवीर नंदन जी ने रखे हैं। आप लोगों का मार्गदर्शन उससे निश्चित रूप से हुआ। कुछ और पॉइंट्स में और ऐड कर देना चाहता हूं। उसमें सबसे प्रमुख है जल जीवन हरियाली योजना। हम सब जानते हैं कि कोई आपसे पूछे कि सबसे जरूरी चीज हमारे जीवन में क्या है, सबसे बेसिक सी बात आपका जवाब होगा कि जल ही जीवन है। हमें जल की आवश्यकता है, हमें स्वच्छ वायु की आवश्यकता है ताकि हमारे प्राण चलते रहें, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और जरा सोचिए कि अभी तो ये सारी चीजें हमारे पास फ्री में उपलब्ध हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग प्राकृतिक जल स्रोतों को या जो हवा हमें मिलती है उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमारे नेता का विजन कितना बड़ा है कि आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल के बाद जब औद्योगिकरण अपने चरम पर होगा, उस वक्त हमारे लिए स्वच्छ पेयजल, शीतल जल मिलना या स्वच्छ हवा मिलना कितना दुर्लभ हो सकता है अगर हम पहले से सचेत नहीं होते हैं। तो इसी के तहत इतने बड़े पैमाने पर जल जीवन हरियाली रूपी बहुआयामी योजना की शुरुआत आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में की। पूरे देश के लिए यह एक एग्जाम्पल सेट हुआ। उसके बारे में कुछ तथ्य मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे प्रमुख चीज इसके लिए है, इस योजना में है कि हम कैसे अपने प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण कर सके, कैसे हम ऑक्सीजन की उपलब्धता हर जगह सुनिश्चित कर सके। जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, नहर है, पईन है, बहुत सारी बरसाती नदियां हैं, उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत अब नहीं है हमारे पास, उन्हें पुनर्जीवित कैसे किया जाए, यह सारी चीजें इसमें आती। वर्ष 2022 तक 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली योजना के तहत 24,524 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। इस वित्तीय वर्ष की अगर बात करूं तो करीब 8,780 करोड़ रुपए योजना पर खर्च होने हैं। जल जीवन हरियाली के तहत इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 10,875 नए जल स्रोतों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यह करीब 612.73 वर्ग किलोमीटर में फैले होंगे। इससे भूमिगत जल को हम रिचार्ज कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। तो सोचिए कि किस माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आदरणीय नेता की सोच है और उसके अनुरूप बिहार की सरकार काम भी कर रही है। हमारे नेता की एक और सोच थी कि हर किसी के पास अपना घर हो। जो बड़े लोग होते हैं, जो सक्षम हैं, उनके पास तो कई घर होते हैं, वो शहरों में रहते भी हैं। लेकिन जो हमारी अधिकांश आबादी गांव में रहती है, गांव में बसती है, उसके लिए घर कैसे उपलब्ध कराया जाए, यह नेता की सोच में है। और अभी तक जिन गरीबों को घर नहीं मिल पाया है, और क्या कारण है कि घर नहीं मिल पाया है, जब स्थिति का आकलन किया गया, इसके पीछे के कारणों को एनालाइज करने की कोशिश की गई, तो उसमें यह जानकारी मिली कि भूमि का नहीं होना एक बहुत प्रमुख कारण है। तो अब सरकार ने वास भूमि की खरीद के लिए राज्य प्रायोजित योजना के तहत 60,000 रुपए की उपलब्धता का निर्णय लिया है। इस साल भी इस के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और सरकार ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहायता योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार से लक्ष्य हासिल होने के बाद लाभुकों के आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत अब तक 1132 लाभुकों को 6,89,20,000 रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसका। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2021 तक 32,60,978 आवास निर्माण का भौतिक लक्ष्य रखा गया है। एक लक्ष्य हम लोगों ने स्थापित किया है और उस लक्ष्य को निश्चित रूप से हम पा भी लेंगे। इसमें से वित्तीय वर्ष की शुरुआत तक 26,75,000 लाभुकों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अलावा अधूरे या अपूर्ण आवासों को पूरा करने के लिए
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत 50,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हर किसी के पास अपना घर हो और वह सुखी संपन्न तरीके से रह पाए, यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। हर तरह की बहुआयामी योजना को चलाकर नीतीश कुमार जी ने सबका समन्वय किया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू, जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, यह बात आप निश्चित रूप से महसूस भी करते होंगे। सर का भी लंबा अनुभव रहा है, आप भी लगातार गांवों का दौरा करते हैं, जाते हैं। अब हमारे गांव का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। वो जो पिछड़ापन हम महसूस करते थे वर्षों पहले गांव में जाकर, सुदूर देहात के इलाकों में, चाहे बिजली की उपलब्धता हो, पानी की उपलब्धता हो, सिंचाई की बात हो, बहुत सारी बातें सर ने कही हैं। हम सब महसूस कर पाते हैं कि अब गांव हमारे आधुनिक लगने लगे हैं, खूबसूरत लगने लगे हैं। लोग भी वहां आधुनिक सोच रखने लगे हैं और गांव के आधुनिकीकरण पे खास जोर सरकार कर रहा है। और इसके लिए राज्य में लक्षित 101 प्रखंड में से 70 प्रखंड में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ये कि हमने सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। वर्ष 2021-22 में 31 प्रखंड में कार्य पूरा कर लिया जाने की योजना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत प्रदेश में 11 क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। 6 क्लस्टर कुचिला, सोनवर्षा, परबत्ता, परसरेन, करियन, खोखा व टोरी में कार्य शुरू कर दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में इन सब के पूरा कर देने की योजना है। अब जरा सोचिए कि आज गांव में विकास का मॉडल ऐसा स्थापित किया गया है कि आप गांव जाकर के देखें तो आपको घर घर में टेलीविजन दिखाई पड़ेगा, लोगों के हाथ में मोबाइल फोन दिखाई पड़ेगा, इंटरनेट की इतनी अच्छी सुविधा है, नेटवर्क की भी कनेक्टिविटी है। इन सब से वहां बच्चों का भी विकास हो पाता है, बच्चे भी पढ़ पाते हैं, आधुनिक हो पाते हैं। और विकास आधारित मॉडल स्थापित करने का जो लक्ष्य नीतीश कुमार जी ने रखा है, गांव आधारित विकास, वो निश्चित रूप से बिहार का कायाकल्प कर रहा है। अंत में बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट। मेरा नादान गांव उलझा था कर्ज की किश्तों में, और उन किश्तों से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गांव को आजाद कराया है, और एक सुखद अनुभूति बिहार के हर एक नागरिक के लिए। आज के इस फेसबुक लाइव में आप सब जुड़े, अपना कीमती समय दिया और विचारों का आदान प्रदान हो सका। इस सब के लिए आप लोगों का सहृदय धन्यवाद। फेसबुक लाइव की अगली कड़ी में पार्टी के अन्य प्रवक्तागण अन्य विषयों पर अपनी बातों को रखेंगे। आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।